हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एचआरएम की जो यूनिट है हमारी इमर्जिंग हॉरिजन्स इन एचआरएम। इसकी काफ़ी सारी क्लासेस में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके थे, लाइक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसको हम डिस्कस कर चुके थे। इश्यूज़ क्या होते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये हम डिस्कस कर चुके थे। फिर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, ये भी हमने डिस्कस किया था। मॉडल्स क्या होते हैं इंटरनेशनल एचआरएम के। फिर लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको एचआरएम की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अंदर हमने कंपनसेशन करके जो यूनिट है आपकी एचआरएम की एम्प्लॉय कंपनसेशन, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है वहाँ पे। तो आप सारी वीडियोस को एक ही प्लेलिस्ट से सब जाके क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्लास में किया था इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। इसके अंदर हमने 4 अप्रोच पढ़ी थी, एथनोसेंट्रिक अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, फिर जियोसेंट्रिक अप्रोच एंड लास्ट वन इज रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। ओके, आज की क्लास में हमें क्या करना है, इंटरनेशनल सिलेक्शन। अब देखो, जब आप रिक्रूट कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है भाई, कि आप इनवाइट कर रहे हो एप्लीकेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, कि आए वो अप्लाई कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए। ओके, अब इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे, आप सबको तो नहीं सिलेक्ट कर लोगे ना। तो रिक्रूटमेंट के बाद क्या प्रोसेस आती है नॉर्मली, हमारी सिलेक्शन, राइट। तो आप सिलेक्ट किस बेसिस पे करोगे, आपको प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर सके, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है उसको अच्छे से हैंडल कर सके। तो आप इंटरनेशनली सिलेक्ट कैसे करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, हमें कॉस्ट देखनी पड़ती है, क्या कॉस्ट आ रही है उस सिलेक्शन की जब हम इंटरनेशनली कर रहे हैं, उसके बेनिफिट क्या हो रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे जो कॉस्ट आती है, आप अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहे हो, सैलरी पे करो। लेकिन जब आप इंटरनेशनली हायर करते हो तो अगर कोई बाहर की कंट्री से आके किसी कंट्री में एम्प्लॉय अगर काम करेगा तो आपको उसके रहने पीने का खर्चा देखना पड़ेगा, वो आपके कल्चरल एनवायरनमेंट में जो आपकी कंट्री का है उसको ठीक से एडजस्ट कर पाता है, वहाँ पे नहीं कर पाता। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो आपके यहाँ आके काम ठीक से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इतनी सारी सिचुएशंस के अंदर जो उसको चेंज करनी पड़े। ठीक है, तो इंटरनेशनली जब कोई कंपनी, एक कंपनी में उस कंट्री में क्या है, उसका हेडक्वार्टर है, होम कंट्री हो गई वो उसकी, फिर उसने अपनी अपनी सब्सिडरी अलग अलग कंट्रीज में क्या की हुई है, एस्टेब्लिश की हुई है। तो उनके लिए तो उसको एम्प्लॉय चाहिए भाई, अलग अलग कंट्री से चाहिए वहाँ पे एम्प्लॉयज़। तो एक तो वो होम कंट्री के जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे उसने सब्सिडरी एस्टेब्लिश की है, वहीं से एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं, तो उतनी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कल्चर वगैरह में वो अच्छे से फिट हो जाएंगे वहाँ की, क्योंकि वो उसी कंट्री में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उन सब्सिडरी के लिए भी किसी और दूसरी कंट्री से एम्प्लॉयज़ लेके आ रहे हो या अपनी होम कंट्री से एम्प्लॉयज़ को भेज रहे हो, तो उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी हमें सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट। तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। क्या बोल रहा है, मैनेजर इन बोथ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज असाइनमेंट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स टू डू द जॉब एंड इंटेलिजेंस एंड पीपल स्किल। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक कंट्री हो चाहे वो ओवरसी कोई कंपनी हो या असाइनमेंट हो, मैनेजर के पास क्या होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए जॉब को करने के लिए, और उसको पीपल स्किल होनी चाहिए कि लोगों को कैसे मैनेज करना है। मैनेजर का काम क्या है, मेनली लोगों को, रिसोर्सेज को मैनेज करना, राइट। तो ये स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए। However, foreign assignments make additional demands on the expatriate managers. लेकिन जो फॉरेन असाइनमेंट्स होते हैं ना, उनको कुछ और भी एडिशनल चीजें, स्किल्स चाहिए होती है उनको, क्योंकि उनको किसको डील करना है, एक्सपेट्रिएट मैनेजर्स होते हैं वो, जो मतलब एक्सपेट्रिएट क्या है, जो किसी और कंट्री के हैं एक्चुअल में, सिटीजन जो है, लेकिन वो किसी और कंट्री में आके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेट्रिएट बोलते हैं। तो इनके अंदर तो एक्स्ट्रा स्किल होना चाहिए ना, क्योंकि इनको तो बाहर से आए हुए लोगों को भी क्या करना है, मैनेज करना है। या फिर अगर इनको सपोज सब्सिडरी में किसी में मैनेजर बना दिया गया, तो उनको वहां के जो होस्ट कंट्री है वहां के एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, तो इनको तो एक अलग से और ज्यादा स्किल चाहिए, राइट। These managers and their families these managers and their families have to adjust to foreign culture and environment. अब ये जो मैनेजर होते हैं जो बाहर की कंट्री से किसी सब्सिडरी में भेजे गए हैं होस्ट कंट्री में, इनको और इनकी फैमिली को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है फॉरेन कल्चर और एनवायरनमेंट में जहां पे इनको भेजा गया है काम के लिए, राइट। स्पेशल केयर इज नीडेड इन द सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेट्रिएट्स टू अवॉइड द expatriate failure, which means the premature return of an expatriate from an foreign assignment. इसका मतलब क्या है कि जब सिलेक्शन करते हो आप ऐसे मैनेजर्स का, एक्सपेट्रिएट्स का, तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो एक्सपेट्रिएट है ना, वो फेलियर ना हो जाए उसका। मतलब क्या है, जिस असाइनमेंट के लिए, फॉरेन असाइनमेंट के लिए उसको आपने भेजा है,
उसके पूरा होने से पहले ही वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, वापस आ जाए अपनी कंट्री में। वही बोला है विच मीन्स प्रीमेच्योर रिटर्न ऑफ द एक्सपेट्रिएट फ्रॉम अ फॉरेन असाइनमेंट, उस असाइनमेंट से वो क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी चीजें ना हो, नहीं तो आपको एक कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, बियर करनी पड़ेगी, और आपका काम भी नहीं होगा, राइट। क्या बोल रहा है, एक्सपेट्रिएट फेल्योर हैज बोथ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है इसकी, कुछ सैलरी आपने उसको पे कर रहे हो आप, अब तो भी आपका साइन पूरा नहीं हुआ, एयर फेयर आप उसको बाहर से भेजोगे तो भाई ऑब्वियसली आपको उसका टिकट वगैरह का इंतजाम करना पड़ेगा, वो खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। री एलोकेशन एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, ये सब उस पर आप खर्चा करो, फिर भी आपका असाइनमेंट पूरा नहीं हो रहा, दैट मीन्स आप एक डायरेक्ट कॉस्ट बियर करोगे। कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट वगैरह भी होती है, उसके रहने वगैरह का खर्चा वहां पे आप करोगे, ठीक। और फिर आपका जो असाइनमेंट जो था उसके साथ भी तो कुछ कॉस्ट जो है वहां पे एसोसिएट करेगी ना, तो वो सभी क्या है, जब एक्सपेक्टेड फेल होता है कोई आपका, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों ही आपको बियर करनी पड़ती है, ओके। Quite often expatriate selection are made on the basis of technical competence, whereas most expatriate assignment fail due to the lack of the cultural skill and family situation। ये क्या बोल रहा है कि अधिकतर तो ऐसे ही होता है कि जो एक्सपेट्रिएट का सिलेक्शन किया जाता है मैनेजर्स का, वो किस बेसिस पे किया जाता है, टेक्निकल बेसिस पे किया जाता है, ठीक है, कि उसके अंदर वो टेक्निकल, हाँ तो हम लोग किस बेसिस पे किया था, टेक्निकल कंपिटेंसी है या नहीं है, मतलब जिस काम के लिए उसको भेजा जा रहा है उसके अंदर वो स्किल है या नहीं है, वो काम तो वो कर लेगा। लेकिन जो फेलियर होता है मोस्टली एक्सपेक्टेड असाइनमेंट्स का, वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ कल्चरल स्किल एंड फैमिली सिचुएशन। वो काम तो उसको करना आता है, उसके स्किल्स तो है उसके अंदर, लेकिन बाहर किसी कंट्री में जाके उस कल्चर में कैसे खुद को एडजस्ट करना है, अपनी फैमिली के साथ वहां पे कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं ऐसे असाइनमेंट्स, ओके। क्योंकि सिर्फ आपको वो काम तो आता है, लेकिन आपको रहना भी तो है ना उसी कंट्री में, आपकी फैमिली भी सपोज आपके साथ जा रही, तो उनको भी मैनेज करना है आपको वहां पे, तो काफी सारी दिक्कतें होती हैं, इवन शुरू में तो होती ही हैं, ओके। Therefore, adaptability screening must be an integral part of the expatriate सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब क्या बोल रहा है, अडेप्टिबिलिटी स्क्रीनिंग करोगे, जिस कंट्री में आप उसको भेज रहे हो, जिस सब्सिडरी में आप भेज रहे हो, वहां के एनवायरनमेंट में वो अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वहां के कल्चर को वो अडेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए कुछ स्क्रीनिंग की जाती है, ओके। Such screening is conducted by professional psychologist or psychiatrist to assess the family's probable success in handling foreign transfer। इसका मतलब क्या है कि जो ये स्क्रीनिंग है, अब जो हमने बात की कि हम क्या करते हैं, एक्सपेट्रिएट सिलेक्शन क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ओके। तो अब जो यहाँ पे स्क्रीनिंग है वो कौन करेगा, वो कंडक्ट की जाती है किसके द्वारा, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके मनोवैज्ञानिक, और साइकेट्रिस्ट जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। वो ये चेक करते हैं कि आप जो हो प्रॉपर एम्प्लॉय जिसको आप भेज रहे हो या उसकी फैमिली, वो उस फॉरेन कंट्री में ठीक से मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस वो फॉरेन ट्रांसफर को हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ओके। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि कोलगेट, पाल्मोलिव, सीबर्ग, जिगी एंड द अदर मल्टीनेशनल्स मेक यूज ऑफ द सच स्क्रीनिंग। ऐसी स्क्रीनिंग का पहले काफी सारी कंपनियां यूज कर सकती है जो एग्जांपल्स में है। There are also paper and pencil tests that can be used to select employee for the overseas assignment। और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट भी होते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के फ्रेम किए होते हैं ताकि आप एक जो है माइंड लेवल जो है उसका, उसको क्या कर सको, चेक कर सको कि ये फॉरेन असाइनमेंट में जाके अच्छे से उस काम को कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आप चूज कर रहे हो, ओके। अभी डेवलप कौन करता है, एक्सपर्ट्स हैव डेवलप्ड एंड वैलिडेटेड जनरल पर्पस टेस्ट दैट फोकस ऑन द एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सक्सेसफुल ओवरसीज कैंडिडेट। अभी जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये ऐसे टेस्ट को डेवलप करते, वैलिडेट करते, मतलब ये पहले से चेक भी किए जाते हैं कि ये टेस्ट एक्चुअल में काम करेंगे या नहीं करेंगे। क्या चीज करने के लिए फोकस करते हैं, किस पे, एप्टीट्यूड पर, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि वो जो है सक्सेसफुल होगा भी ओवरसीज असाइनमेंट में जाके वो कैंडिडेट या नहीं होगा, ओके। तो द ओवरसीज असाइनमेंट इन्वेंट्री इज वन सच असेसमेंट टेक्निक। अब इसमें से एक ओवरसीज असाइनमेंट इन्वेंट्री एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू ये लोग चेक करते हैं कि वो पर्सन जाके वहां पे ठीक से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ओके। तो आई होप कि इंटरनेशनल सिलेक्शन आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम एक और टॉपिक कवर करते हैं आज, इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब जो एक पर्सन है जिसको आप भेज रहे हो इंटरनेशनली काम करने के लिए अपनी सब्सिडरी में, अलग अलग सब्सिडरीज में, राइट, तो उसको क्या होगा भाई, ट्रेनिंग भी उस हिसाब से देनी पड़ेगी। अब आपको सिर्फ उसको जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग देने के साथ साथ ना, यहाँ पे देखो कि वहां के कल्चर में वो कैसे अडेप्ट करेगा, उसकी भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। डिफरेंट अब एम्प्लॉइज अलग अलग कंट्रीज के होंगे उस मैनेजर के नीचे, तो उनको कैसे वो डील करेगा, इसके लिए भी आपको उसको काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ओके। लैंग्वेज रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी,
तो यहाँ पे अगर जो डोमेस्टिक फर्म होती है उनमें तो सिर्फ क्या होता है, जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी ताकि वो कॉप अप कर पाए, वहां पे जाके एडजस्ट कर पाए खुद को फॉरेन एनवायरनमेंट में जाके। ओके, तो इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। In multinational firm, employees require orientation and training in technical, business, social and cultural aspects. जो मल्टीनेशनल फर्म है उसके अंदर एम्प्लॉय को क्या क्या चाहिए, ओरिएंटेशन तो करना ही है आपको, उसको कंपनी से तो इंट्रोड्यूस कराना ही है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी देनी है जो जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस की ट्रेनिंग भी देनी है आपको, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स की भी क्या करनी है, ट्रेनिंग देनी है, जहां पे आप उसको काम करने के लिए भेज रहे हैं। One expert suggests that the overseas employees need 4 tier training. अब कोई एक्सपर्ट रहे हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो ओवरसीज एम्प्लॉयज हैं, मतलब जो अलग अलग कंट्रीज में जाके काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनको ना 4 टायर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ओके, अब वो 4 टायर ट्रेनिंग कौन सी है? सबसे पहले लेवल 1 दिया हुआ इन्होंने यहाँ पे, ट्रेनिंग फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंस। फर्स्ट ट्रेनिंग वो जो क्या करे, फोकस करे किस पे, इम्पैक्ट, किसके इम्पैक्ट पे, कल्चरल डिफरेंस की, क्योंकि आप कहीं और से आ रहे हो और किसी और कल्चर में जा रहे हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर वो फोकस करे, उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए। एंड ऑन रेजिंग ट्रेनीज अवेयरनेस ऑफ सच डिफरेंसेस एंड इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस आउटकम। और उन ट्रेनिंग के अंदर जो ट्रेनिंग्स है उनको ये अवेयर कराया जाए किससे, उन डिफरेंसेस से, कि क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं आपके पुराने कल्चर में और आप जब आप नए जगह पे जा रहे हो वहां के कल्चर में, और उसका जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस के आउटकम पे क्या पड़ेगा। ओके, और सेकंड लेवल ट्रेनिंग क्या है, focuses on attitude and aims at getting participants to understand how attitude both positive and negative are formed and how they influence behavior। अब ये क्या बोल रहा है कि इस चीज की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो आपका एटीट्यूड है पार्टिसिपेंट्स का, उसको अंडरस्टैंड करें, वो अपना जो पॉजिटिव जो एटीट्यूड है उसको कैसे फ्रेम करें पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ठीक है, और कैसे उस बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करें जो आपके नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिएक्ट करना पड़ेगा। ओके, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर कोई अच्छे से काम करे तो उसको पॉजिटिवली डील करना पड़ेगा, कोई नहीं अच्छे से काम कर रहा तो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी देनी पड़ेगी आपको। तो वही कि आप एटीट्यूड कैसे फ्रेम करेंगे, फॉर्म करेंगे पर्टिकुलर सिचुएशन में, इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे लोगों के बिहेवियर को। लेवल 3 इज ट्रेनिंग प्रोवाइड्स फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द टारगेट कंट्री। फैक्चुअल नॉलेज अबाउट प्रोवाइड कराई जाए टारगेट कंट्री जहां पे आप उनको भेज रहे हो, उनके लिए कि वहां का कैसा कल्चर है, किस टाइप के लोग हैं, कैसे आपको एडजस्ट करना है वहां पे, कैसे आप रह पाओगे अलग टाइप के लोगों के बीच में, ठीक है, कि मतलब जिनसे आप उतना फैमिलियर नहीं हो, तो उस टाइप की भी ट्रेनिंग दी जाए, कोई काउंसलिंग कराई जाए उस टाइप से उस एम्प्लॉय की जिसको आप भेज रहे हो। लेवल 4 क्या बोलता है, प्रोवाइड्स स्किल्स बिल्डिंग इन एरियाज लाइक लैंग्वेज एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन स्किल्स। मतलब कि इस टाइप की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए कि आप अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग लैंग्वेज के लोगों के बीच में कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे उनके स्किल्स को अडेप्ट करोगे कि आपको अलग अलग जगह पे रहना है। ओके, in addition to these special training practices traditional training is necessary for the developing overseas employees। अब ये ट्रेनिंग तो दे ही रहे हो आप, जो ओवरसीज एम्प्लॉय है उनको अलग से ये 4 टायर ट्रेनिंग जो दे रहे हो, एक जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग दी जाती है ना आपको कि कैसे आपको जॉब करनी है, अपनी कैसे जॉब परफॉर्म करनी है, कैसे जॉब की ऑफिस में लोगे, जो हमारी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग होती थी लाइक ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल कोचिंग ट्रेनिंग वगैरह, वो तो आपको देनी है इनके साथ में। ओके, एट IBM कंपनी की ये बात कर रहा है, such training is imparted by rotating the assignment of the employees for their professional growth। अब ये क्या बोल रहा है कि IBM के अंदर इस टाइप की जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं असाइनमेंट को, एम्प्लॉयज को एक असाइनमेंट से दूसरे असाइनमेंट पे भेज दे ताकि उनकी क्या हो सके, प्रोफेशनली ग्रोथ हो सके। ओके, IBM and other multinational corporates have also established their management development center around the world where executive कैन कम टू होन देयर स्किल्स। ये क्या बोल रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ग्लोबली वर्क कर रही है, जिनके अलग अलग पूरे ग्लोबल लेवल पे सब्सिडरीज हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश कर रखे हैं अपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर्स, जहां पे उनके एग्जीक्यूटिव्स आके क्या कर सकते हैं, टू होन देयर स्किल्स। एग्जीक्यूटिव्स आते हैं उनके और अपने स्किल्स को क्या करते हैं, शार्प करते हैं। यहाँ पे होन का मतलब क्या है, शार्प करते हैं अपने स्किल्स को और ज्यादा क्या कहते हैं, इनहेंस करते हैं स्किल्स को, ठीक है। तो मतलब ये कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स, ये अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंटरनेशनली जो काम कर रही हैं, वो अलग अलग सेंटर्स बना देती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर के नाम से, ठीक है। तो वहां पे आके आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। इन एडिशन टू द होनिंग फंक्शनल स्किल, मतलब फंक्शनल स्किल्स तो आप शार्प कर ही रहे हो, इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ऑफन सीक्स टू फॉस्टर इंप्रूव कंट्रोल ऑफ द ग्लोबल ऑपरेशंस बाय बिल्डिंग अ यूनिफाइंग कॉर्पोरेट कल्चर। मतलब क्या है, और ये क्या करते हैं, ये अपना फंक्शनल स्किल्स तो बढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं
कंट्रोल कैसे किया जाए, बिल्ड किया कैसे किया जाए यूनिफाइंग कॉर्पोरेट कल्चर, मतलब अलग जो भी इनकी अलग अलग कंपनीज फैली हुई हैं, सब्सिडरीज फैली हुई है ना, उनमें एक ही टाइप का जो कल्चर है वो कैसे करें। तो जब अलग अलग सेंटर्स पे आके आपके एग्जीक्यूटिव्स मिलते हैं, वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि अच्छा अलग अलग सब्सिडरीज में किस टाइप का कल्चर है। तो ये एक ही टाइप का कल्चर जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है कि ठीक है हमारी सारी कंपनीज के अंदर अलग अलग कंट्रीज में जो है वो क्या हो, यूनिफाइंग कॉर्पोरेट कल्चर हो। ओके, the last line is the firm brings together managers from its far-flung subsidiaries and steep them for a week or two in the firm's cherished values and current strategy and policy। ये वही बोल रहा है कि जो मैनेजर्स हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग सब्सिडरीज जो अलग अलग जगह पे फैली हुई है वहां से आते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, स्टीप देम फॉर अ वीक और टू इन द फर्म्स चेरिस्ड वैल्यूज एंड करंट स्ट्रेटेजी पॉलिसीज। और मतलब वो क्या करते हैं, साथ में रहते हैं और एक दूसरे के साथ फर्म्स की जो चेरिस्ड वैल्यूज है, करंट स्ट्रेटेजी, उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो एक यूनिफाइंग कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, उससे डेवलप होता है। तो आई थिंक जितना भी आज हमने कवर करा है, एक बार और देख लेना वीडियो को तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो आई होप जितना भी हमने किया ये समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।